जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी डी एस के लिए कंप्लीट कोर्स कराऊँगा मैथ्स का। ठीक है, तो जो भी बच्चा जिसका मैथ कमज़ोर है और जो मैथ पढ़ना चाहता है और सी की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करे, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट मैथ करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर होगा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स को। ठीक है, तो जिसने बिल्कुल भी अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा, मतलब कंपटीशन की तैयारी में जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अब तक, तो उसे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जिसका बेसिक भी बहुत वीक है। वरना जिसने पढ़ा है तो वो बहुत अच्छे से पकड़ेगा चीज़ों को और आसानी से उसे समझ में आएगी। और जिसने मतलब अभी स्टार्ट ही किया है, भाई पहले कभी मैथ नहीं पढ़ा, तो वो भी एक बार मतलब 2-3 क्लास ज़रूर देखे, उसके बाद उसे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ये नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर है, क्योंकि सी में नंबर सिस्टम से बहुत कुछ आता है। और अगर हम किसी अदर एग्ज़ाम के लिए नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही कम पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम से। लेकिन जब CDS जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करेंगे कि भाई नंबर होते कैसे कैसे हैं, किस किस प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर वहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर, ये नंबर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक है अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो देखिए नंबरों का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर जो होता है, नंबर होते हैं दो प्रकार के, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, एक तो होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं और ये काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर तो ये सारा ही आएगा जिसमें हम पूरा मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे तो थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं ये इमेजिनरी नंबर क्या है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं क्या है। तो काल्पनिक संख्या की बात करूं तो अगर कहीं भी कोई भी नंबर ऐसा हो जो अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में आ जाए, माइनस में कोई भी नंबर होगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे कि -√13, ठीक है, -√25, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। भाई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है, रियल में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इमेजिन कर लिया। तो यही क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसे आयोटा बोलते हैं। जैसे कि आई बराबर क्या होगा, √-1। कैसे करते हैं भाई इसको, आई =√-1। तो अगर देखो एक चीज़ समझोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, अगर मैं क्या करूँ, इस आई का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो आई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, -1 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा इसका आई का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसी से एक नंबर बनती है। जैसे कि मैंने एक तो ये इमेजिनरी नंबर मिला लिया और एक मिला लिया अपना रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, तो दोनों को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। अब ये सम्मिश्र संख्याएं कैसी होती है, जैसे कि कोई नंबर है, जैसे z बराबर a ± bi, ठीक है,
या इसे ऐसे लिख लो जैसे कि 7 + 4i। ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है। इसमें एक तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये i इमेजिनरी नंबर, और ये 7 रियल नंबर। तो ये क्या बनेगी भाई, ये क्या है यहाँ पे i के साथ है, तो ये इमेजिनरी नंबर और ये रियल नंबर, तो ये क्या बनेगी, सम्मिश्र संख्या। अगर इसका हमें कभी मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे z का मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, मतलब z का मान, ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे z के दोनों तरफ ऐसे बार लगा के, और इसका मान क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a² + b²। मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, a² + b²। ठीक है, यहाँ पे लिख लो छोटा सा, मैग्नीट्यूड ऑफ z। एक मिनट, सही है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट a², मतलब जो भी यहाँ होगा, जैसे इसी वाले का, इसी एग्जाम्पल का निकालते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। तो ये क्या क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा भाई, a का मान कितना है यहाँ पे 7, तो a का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो इस पर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 + 4 = 16, और इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 49 और 6 = 55 10 65, अंडर रूट के अंदर 65, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ z अगर निकालना हो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला लिख लोगे। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या या काल्पनिक संख्याओं के अंदर तो बस इतना ही पढ़ना था। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता। अब अगर हम बात करेंगे इसकी रियल नंबर की, तो रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर के अंदर पहला होता है एक तो इंटीजर, और दूसरा क्या होता है, डेसिमल। डेसिमल दशमलव संख्या है, और इंटीजर पता ही है आपको, पूर्णांक। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या है पूरी की पूरी, जब 1 2 3 डैश या -1 भी हो, -2, इस तरह के नंबर होंगे, ये सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और दशमलव संख्या क्या होगी, सबको पता है भाई, 5.2, ठीक है, 7.4, इस तरह की जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, दशमलव संख्याएं। ठीक, तो एक तो इंटीजर होगा वास्तविक में, और एक डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं भाई। पहले दशमलव संख्या को करेंगे, दशमलव संख्या कैसे होती है, दशमलव संख्या को हमने कैसे क्लासीफाइड किया है। या पहले इंटीजर पढ़ लेते हैं। चलो, इंटीजर ऊपर डालोगे हेडिंग क्या, इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, अब इंटीजर को भी हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। देखो, इंटीजर क्या होंगे, सारे के सारे नंबर यहाँ से 0 से लेके इधर प्लस वाले नंबर सारे, +1 2 3 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इधर भी क्या, -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे करके, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंटीजर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर को अगर हम बांटना चाहेंगे तो इसे दो भागों में बांट देंगे। पहला क्या होगा, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, और ये क्या होगा, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव इंटीजर। अब ये क्या है भाई, निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे कि निगेटिव में क्या होंगे, जितने भी ये माइनस वाली टर्म है, -1 -2 -3 -1 -3, ये सब क्या होंगे, निगेटिव इंटीजर होंगे। और यहाँ पे नॉन निगेटिव में क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 +1 +2 +3, ये सब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जो ये इसका सेट होता है नॉन निगेटिव इंटीजर का, 0 से लेके 1 तक का, कहाँ से 0 से लेके स्टार्ट करें और 1 तक का, ये पूरा सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई इसको, पूर्णांक। सॉरी, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो इंटीजर हो गया ना। ये होता है क्या अपना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, वोल नंबर सुना होगा ना, पूर्ण
संख्या, ठीक है। होल नंबर, ठीक है। तो कोई आपसे अगर पूछेगा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से लेके और इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्या। और ये इधर क्या है, सारे निगेटिव। अब जीरो की बात करें तो जीरो नॉन निगेटिव टर्म होती है, ठीक है, नॉन निगेटिव। पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे जीरो को, जीरो क्या होता है, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, ठीक है। अब जो ये जीरो से लेके कहाँ तक, अनंत तक है, ये सब क्या है, इन्फिनिटी तक, ये क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और अगर हम इसे डिवाइड करें, जैसे कि जीरो को अलग रख लो भाई, जीरो को अलग किया तो ये इसे छोड़ने के बाद जब 1 2 3 4 ये यहाँ से लेकर अंत तक करोगे तो ये पूरा का पूरा सेट, जो ये पूरा का पूरा सेट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा सेट क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। क्या होगा भाई, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे इसे, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो ये नॉन निगेटिव है इसे हमने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहले तो ये जीरो से लेके और अनंत तक जितने भी हैं ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो जीरो को छोड़ दो, जीरो को छोड़ने के बाद जो एक से लेके बचा इन्फिनिटी तक, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब अगर इन्हें प्राकृतिक संख्याओं को देखोगे तुम भाई, ये प्राकृतिक संख्या है ना अपनी, ये प्राकृतिक संख्या, ये वाली प्राकृतिक संख्या। अब इसे क्लासिफाई करेंगे तो देखो, ठीक है, सबसे पहले लिखोगे इसमें भाज्य और दूसरी अभाज्य, ठीक है, भाज्य अभाज्य। और दूसरा इसे भाई सम विषम, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देंगे 4 भागों में, ठीक। भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वे सारी संख्या होगी जो एक और खुद के अलावा, मतलब एक और स्वयं, मतलब एक से कटेगी और खुद से कटेगी, उसके अलावा किसी और संख्या से भी कटती है, किसी और संख्या से भी कट जाती है, ठीक है। या अगर दूसरी भाषा में बोल लूँ तो दूसरी तरह से बात करें कि, या ऐसे बोल दो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर, जिसके क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। क्या लिखोगे भाई तुम, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। जैसे कि मैं बात करूँ 9 की, तो 9 एक ऐसी संख्या ले ली मैंने। अब देखो ये 9 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, तो इसके कितने हैं, 3 गुणनखंड है, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए भाई। क्या लिखा है यहाँ पे, 2 से ज़्यादा है, 2 में एक तो क्या होना चाहिए, 1, ठीक है, एक तो 1 होना ही चाहिए और एक वो संख्या खुद होगी, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा फैक्टर है जो, तो वो सब क्या होगी, भाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी वे, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या है, जिसके सिर्फ 2, भाई इसमें क्या आता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर। अभाज्य संख्या में क्या है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और है भाई, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, मतलब 2 ही होने चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक है, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा है। जैसे कि मैं बात करूँ इसमें, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एक की बात कर लेते हैं, एक क्या है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो एक की बात करेंगे, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि एक का सिर्फ एक गुणनखंड है, एक, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं। लेकिन अभाज्य संख्या में कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए भाई, ठीक है। अगर 2 से कम होंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो सबसे छोटी, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे
छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक है, क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसके 2 फैक्टर हो गए भाई, 1 और 2। ठीक है, कितने फैक्टर हो गए? 1 और 2। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, कहाँ से शुरू होगी? 2 से शुरू होगी। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं हम प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी। और सम और विषम। ठीक है, अभी इतना देख लिया। अब बात करते हैं सम और विषम की। अगली स्लाइड पर कर लेते हैं इसको भाई, सम और विषम को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक तो सम और एक विषम। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब लिखेंगे हम सम और इधर लिख लो विषम। सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं क्या है भाई? जिसे हम 2k की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्या है भाई इसका? मतलब उसमें 2 से गुना हो रही हो किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है ना जो 2 की मल्टीपल है, जो संख्या 2 की गुणज है, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो सब क्या होगा? सम संख्या होगी। ठीक है, विषम संख्या कौन सी होगी? जो 2 से न कटे, ऐसे सीधे सीधे लिख लो, जो 2 से न कटे, सीधी सी लैंग्वेज में 2 से न कटे। ठीक है, मतलब जिसका फैक्टर में 2 ना है। ठीक, वो क्या होगी? विषम संख्या। सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डेड। और विषम संख्या कौन सी होगी? जैसे 3, 5, 7, 9। भाई देखो इसमें 2 नहीं आया, इन सब में 2 है। ठीक है, बड़ा आसान सा है सम और विषम पहचानना। एक और विषम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2k + -1, मतलब 2k सम संख्या। भाई इसे क्या लिखा मैंने? 2k। ठीक है, ऐसे देख लो 2k, और इसमें 2k + -1, जैसे कि 2k सम संख्या ले लो कोई भी, जैसे ये है सम संख्या 8, तो 2 गुना 4 है ये। ठीक है, 2k है भाई, ये 2 आ गया और k का मान कितना हो गया? 4। ठीक है, इस फॉर्म में अगर इसमें से मैं जैसे 1 जोड़ दूँ या 1 घटा दूँ, देखो 1 जोड़ा मैंने, क्या आ गया? 9। ये भी विषम संख्या है। इस बार मैंने 1 घटा दिया तो क्या आ गया? 7। तो ये भी क्या है? एक विषम संख्या है। मतलब विषम संख्या क्या होगी? सम संख्या में से 1 जोड़ने या 1 घटाने पे जो भी संख्या मिलेगी वो क्या होगी? विषम संख्या। ठीक है भाई, इतना समझ में आया सभी को? एक और यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिखे हुए, क्या लिखना है भाई? जैसे कि अभाज्य प्राइम नंबर की बात कर रहे थे ना हम, प्राइम नंबर, तो आप लिख लो यहाँ पे छोटा सा कहीं कोने में, 1 से लेके 50 तक। कहाँ तक भाई? 1 से 50 तक 10 प्राइम नंबर होती है भाई, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और 50 से लेके 100 तक कितनी होती है? सॉरी, ये यहाँ पे 10 नहीं, ये 15 होती है, और नीचे 10 होती है। क्या होगी? ये 15, और 50 से 100 तक कितनी होगी? 10 प्राइम। ठीक है, और अगर टोटल जोड़ोगे तो तुम कितनी होगी? 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी होगी? 25। ये याद रखना है भाई। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। और सबसे छोटी होती है 2। ठीक है, इतना याद रह जाएगा, ये बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा हमने जो छोड़ा था ऊपर, क्या था? हाँ, दशमलव संख्याएं। देखो यहाँ से चले थे ना हम, इंटीजर एक भाग बना लिया, इंटीजर, और ये डेसिमल। इंटीजर हमने पूरा पढ़ा भाई। इंटीजर क्या करा हमने? कंप्लीट किया। इंटीजर में क्या बनाया भाई? ये 0 से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है? इंटीजर। इंटीजर में ये क्या है? नॉन निगेटिव, वो सॉरी निगेटिव। ये सारे क्या है? -1, -2, -3, ये सब क्या होंगे? निगेटिव। और ये दूसरा क्या होगा? नॉन निगेटिव। मतलब क्या भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ये सब क्या होगा? नॉन निगेटिव। अब जो ये पूरा का पूरा सेट होगा 0 से लेके, कहाँ से? 0 से लेके और इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, उसमें से अगर मैं 0 को हटा दूँ, 0 को निकाल दूँ, 0 को निकालने के बाद 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक, अब नेचुरल नंबर को हमने क्या किया? भाज्य, अभाज्य, सम और विषम। भाज्य संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, वो क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? जो 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगी। देखो भाज्य में क्या था? जो 1 और स्वयं,
इसमें क्या लिखवाया था मैंने, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, हाँ एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, ठीक है, या जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या में जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक जो है नंबर एक, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाई इसके दो गुणनखंड नहीं हो पाते। एक के क्या है, सिंगल एक ही गुणनखंड है, क्या, एक, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, दो होगी, ठीक। फिर मैंने बताया कि 1 से लेकर 50 के बीच में 15 और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है, और टोटल कितनी होगी भाई, ये 25 होगी, ठीक। फिर सम विषम की बात करें तो जिसे 2k की फॉर्म में लिख दे, मतलब कि जिसमें एक दो गुणनखंड आ जाए, ठीक है, या जो दो के गुणज होंगे वो क्या होंगे, सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होगी, जो दो की मल्टीपल नहीं होगी, मतलब दो की गुणज नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अब देखो भाई, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। अब अगर दशमलव संख्या की बात करेंगे भाई, दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी, एक साइड लिख लो टर्मिनेटिंग और एक साइड लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका क्या मतलब है भाई। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जो मतलब समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया 2.5, तो ये पूरी पूरी कट गई संख्या, तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त होगी, शांत होगी, शांत बोलते हैं इसको हिंदी में, शांत। और ये होता है अशांत, ये क्या होता है, अशांत, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक। अब ये तो कट गई भाई, ठीक। अगर मैं दूसरी बात करूँ 1/3 की इधर, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पॉइंट लगा के एक जीरो लगाया मैंने, 3 3 9, फिर एक बच गया, फिर 3 3 9, 3 3 9, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। या दूसरा बात करो, अगर पाई का मान 3.14 और ऐसे ऐसे ये चलता रहता है, तो ये ख़त्म नहीं होती कभी भी, तो ये क्या होगी, अशांत दशमलव, मतलब टर्मिनेट नहीं होती, ये चलती रहती है, ऐसे आगे आगे चलती रहती है, ठीक। तो ये सब क्या होगी, अशांत दशमलव, और जो ख़त्म होगी वो शांत दशमलव। अब इसमें एक बात आती है, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q की फॉर्म में, जिसे p/q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है। p/q की फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है हमने यहाँ पे, क्या लिखा भाई, 5/2, 5/2 p/q की फॉर्म में लिख दिया, और ये 10/3, ये भी p/q की फॉर्म में लिखा हमने। तो जो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगी, परिमेय संख्याएं, क्या होगी वे, परिमेय संख्याएं, ठीक। तो टर्मिनेटिंग में तो यही है इतना, ये टर्मिनेटिंग में ये परिमेय संख्या, ठीक है। अब अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी दो तरह की होती है। एक तो भाई क्या, जो टर्मिनेट तो दोनों ही नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन एक क्या होती है, एक तो रिपीट, एक तो हो जाती है रिपीट, तो उसे बोलते हैं हम रिपीटिंग, और एक होती है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ये क्या मतलब है इसका, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 10/3, अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ गया, 3 3 9, और फिर पॉइंट के बाद क्या लगेगा, 3 3 3 3, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 3 3 3 3 रिपीट हो रहा, ठीक है, 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या होगी, रिपीटिंग होगी। एक नॉन रिपीटिंग कौन सी होगी, जैसे पाई की वैल्यू बताई 1.3.14 ऐसे, तो ये चलता रहता है इसके बाद, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होता, ठीक। तो ये क्या होती है, नॉन रिपीटिंग संख्या है, ये रिपीटिंग और ये नॉन रिपीटिंग, ठीक है।
जितनी भी अगर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो बाहर नहीं आ सकती, जैसे कि √2, √3, √5, ये सब इस कैटेगरी होती है नॉन रिपीटिंग। मतलब ये संख्याएं कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर कोई संख्या ऐसी है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब इन दोनों से है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो समाप्त हो रही और ना ही रिपीट हो रही है, वो संख्या, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोल लेंगे भाई? अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी संख्या ऐसी होगी जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, वो सब क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखो इसमें एक क्या है कि जो 22/7 पाई का वैल्यू जो है, एक तो है 22/7 और एक पाई, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो पाई जो है ये 22/7, इसे हम रखते हैं इस कैटेगरी में। ठीक, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमने अज्यूम कर रखी है, ये होती है टर्मिनेटिंग होती है, ये 22/7 टर्मिनेट हो जाती है ये। ठीक है, लेकिन जो पाई का एक्चुअल मान है वो होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो पाई की वैल्यू क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो पाई है एक्चुअल में वो क्या है? अपरिमेय संख्या। √2, √3, इस तरह के सारे नंबर क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है 22/7। ठीक है, क्योंकि वो उसका एक्चुअल मान नहीं है, वो क्या है? एज्यूम किया हुआ है, जो कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या याद रखना कि परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या कौन सी होगी? जो नॉन रिपीटिंग होगी और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब न तो कट रही वो, ठीक, और न ही शांत हो रही। ठीक, वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं